Okay, good morning students. But now in this video we shall discuss and we shall revise the MCQs of geography. Okay, so and the chapters we shall discuss today is chapter number 1 and chapter number 4, agriculture. Chapter number 1 that is resources and development and chapter number 4 that is agriculture. Okay, we shall revise these two chapters and especially the MCQs of these chapters. Okay, so let's start now. Okay. देखो बेटा सबसे पहले we shall discuss some MCQs. Number 1, this is chapter number 1. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है सभी को? अच्छा, पूरा बोर्ड दिख रहा है इस तरह से. चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस. नंबर 1, डैश इज द, इसमें एमसीक्यूज भी होंगे और इसमें सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में. डैश इज मेड अप ऑफ लावा. ठीक है, अभी क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान से समझो. डैश इज मेड अप ऑफ लावा. अब इसका क्या आंसर आ सकता है? आपको याद होगा हमने पढ़ा था जब सॉइल्स के बारे में पढ़ रहे थे, हमने ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ा था और मैंने अपने वीडियोस में भी बताया था और आपने बुक्स में खुद भी पढ़ा होगा कि जो हमारी डेक्कन प्लेट्यू है वो वहां पर ज्यादातर ब्लैक सॉइल मिलती है. और ब्लैक सॉइल क्यों ब्लैक कलर में? बिकॉज वो जली हुई मिट्टी से बनी. ठीक है, और व्हाट इज द दैट बर्न्ड सॉइल? दैट बर्न्ड सॉइल इज मेड अप ऑफ लावा. ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट डैश इज मेड अप ऑफ लावा. आंसर इज डेक्कन प्लेट्यू. Answer is Deccan Plateau. Okay, why we are saying Deccan Plateau? Because then again I am telling Deccan Plateau is made up of black soil and black soil is made up of molten magma, which is also called lava. Okay, so that's why that burnt soil, due to that burnt soil which is black in color, the Deccan Plateau is made up of lava. We are saying that. Okay, next number 2. इसमें MCQs और FIDs दोनों होते हैं. Fill in the blanks please. Fill in the blanks, MCQ सभी तरह क्वेश्चन. नेक्स्ट, the resources that are surveyed, ऐसे लिखते हैं. The resources that are surveyed and quality and quantity is known are. Number 1, renewable resources. Number 2, national resources. Number 3 में लिख लो potential resources. And number 4 आप लिख लो the developed resources. ठीक है, अब इसका आंसर आप लोगों को क्या लगता है? देखो बेटा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो इसमें आ नहीं सकता. बिकॉज देखो ना, देखो हम कैसे समझ सकते हैं? द रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी क्वांटिटी इज नोन. तो आमतौर पे हम लोग सर्वे उन्हीं रिसोर्सेज को करते हैं जिनको हम लोग जमीन में से निकालते हैं. ठीक है, और जिनको हम लोग जमीन में से निकालते हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हो नहीं सकते. सपोज आपकी मैं आयरन की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं कोल की बात कर रहा हूँ, सपोज पेट्रोलियम की बात कर रहा हूँ, सपोज मैं कॉपर की बात कर रहा हूँ. अब ये सारे क्या हम जमीन से निकालते हैं और इन सब का हम लोग सर्वे भी करते हैं कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी को चेक करते हैं. तो जब हम जमीन से निकालते जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हो ही नहीं सकते. ठीक है, तो दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ठीक है, नेक्स्ट, नेशनल रिसोर्सेज आ सकता है, ऑफ कोर्स आ सकता है नेशनल रिसोर्स, बट नेशनल रिसोर्सेज में ना फिर ऐसे आता है, हम लोग इस चीज को नहीं लेते उसमें. नेशनल रिसोर्सेज तो क्या है कि जो आपके देश की जमीन या पानी से निकला है वो नेशनल रिसोर्स कुछ भी है. चाहे आपने उसका सर्वे किया है, चाहे आपने उसका सर्वे नहीं किया, चाहे आपने उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेक किया है, चाहे आपने क्वांटिटी एंड क्वालिटी को चेक नहीं किया, आपके देश की जमीन में से और अपने देश के समुद्र में से निकल आया है तो आपका नेशनल रिसोर्स.
ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इस जगह पर नेशनल रिसोर्स भी गलत है, इस जगह पर नेशनल रिसोर्स भी गलत है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर चीज को, जो भी हमारे देश की जमीन ये समुद्र से निकलता है, वो नेशनल रिसोर्स ही कहलाता है। बट हमने यहाँ पे क्या स्टेटमेंट पूछी? द रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड एंड ऑल्सो देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड ऑल्सो देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज नोन। तो उसमें नेशनल रिसोर्सेज गलत ऑप्शन है इसके हिसाब से। नेक्स्ट, पोटेंशियल रिसोर्सेज। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिनको हम लोग यूज ही नहीं कर पा रहे, जिनमें कैपेबिलिटी है पर वो हम उसको किसी ना किसी वजह से यूज नहीं कर पा रहे, तो फिर ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? जिसका हमने सर्वे भी कर लिया और क्वांटिटी एंड क्वालिटी भी हमें पता है, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज तो किसी कीमत में हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब लास्ट होता है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है? यहाँ पे देखो, ये कैसे आ सकता है? जिसका हमने सर्वे कर लिया, जिसकी हमने क्वांटिटी एंड क्वालिटी को भी अच्छी तरह पढ़ लिया और हम उसका यूजेज भी, अब ये सब कुछ कर चुके हैं, तो डेफिनेटली हम उसका यूज भी करना शुरू कर दें। तो दैट मींस दिस ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, द डेवलप्ड रिसोर्सेज। ठीक है, बिकॉज हमने जिनका सर्वे भी कर लिया और हमने जिनकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को भी चेक कर लिया। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्लियर? नेक्स्ट, नंबर 3 में हम डालेंगे नंबर 3, the development can be sustainable only if, अच्छा अब इसको कंप्लीट करना है। द डेवलपमेंट कैन बी सस्टेनेबल ओनली इफ, अगर क्या हो। अब इफ के आगे मैं ऑप्शंस दूंगा, वो आप लोग लिखोगे और उसमें से सही ऑप्शन को आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, देखो कहते हैं डेवलपमेंट आपकी सस्टेनेबल कब हो सकती है? अगर इफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज डन। इसके आगे लिख लो ओनली कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डन। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, ये पूरा आ रहा है यहाँ पे, इसमें दिखा रहा है पूरा? अच्छा आ रहा है, ठीक। ओनली कंजर्वेशन, उसके बाद ओनली डेवलपमेंट एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सेज इज मेड। आप सिर्फ डेवलपमेंट कर रहे हो और अंधाधुंध यूज करी जा रहे हो रिसोर्सेज को। ठीक है, तब क्या हो? डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट नंबर 3, ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल स्पेस खत्म हो रही है, ऊपर लिख लेते चलो नेक्स्ट ऊपर लिख लेते हैं, सी ऑप्शन। इसमें आप लिखो बोथ डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज go side by side. Go side by side. And the option, none of these. None of these. अच्छा, अब इन चार ऑप्शंस में से सबसे सही ऑप्शन आपको क्यों लग रही है, कौन सी लग रही है और क्यों लग रही है? देखो, हमने क्वेश्चन क्या पूछा, द डेवलपमेंट कैन बी सस्टेनेबल ओनली। हमने पढ़ा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि डेवलपमेंट को सस्टेन सिर्फ तब किया जा सकता है अगर एक काम किया जाए। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ऐसी डेवलपमेंट जो लगातार लंबे टाइम तक चलती रहे। ये नहीं कि थोड़े टाइम तक के लिए डेवलपमेंट हुई फिर रुक गई। नो, डेवलपमेंट जो लंबे टाइम तक कंटिन्यू है उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कहते हैं डेवलपमेंट जो है ये सस्टेनेबल कब रह सकती है? ये कब रह सकती है? कहते हैं अगर तो आप सिर्फ नेचुरल रिसोर्स कंजर्व करते जाओ, उनको यूज ना करो, वैसे ही कंजर्व करते जाओ, तब क्या होगा? तब आपके ना रिसोर्सेज तो कंजर्व हो जाएंगे पर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको रिसोर्सेज को यूज करना जरूरी है। ये नहीं कि आप कोयले का भंडार इकट्ठा करके रखी जा रहे उसको यूज कर नहीं रहे, तो फिर भी डेवलपमेंट, फिर क्या होगा? कंजर्वेशन तो हो रही है पर यूजेज नहीं हो रहा, तो डेवलपमेंट नहीं होगी, इसीलिए ये तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा कहते हैं आप
अंधाधुंध यूज करी जा रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स करते जा रहे, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इससे रिसोर्सेज का यूजेज हो रहा है पर कंजर्वेशन नहीं हो रहा। ठीक है। तीसरा कहता है ये दोनों चीजें साइड बाय साइड चलनी चाहिए, डेवलपमेंट भी साइड में चलनी चाहिए, मतलब कि रिसोर्सेज का यूज भी होना चाहिए और रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी, दोनों चीजें गो साइड बाय साइड। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, नन ऑफ दिस भी गलत। दिस इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये कुछ डाउट्स आए थे मेरे बच्चों को, तो वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, ये कब लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर एमसीक्यूज। ये मेरा बता रहा हूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि 3 देख लेना, नंबर देख लेना कौन सा, थर्ड है, थर्ड है, फोर्थ देख लेना नंबर जो भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इज, द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इज, ये क्या है? कहते ये कौन सी लैंड होगी? अब मेरे को बताओ। कहते पहले तो उसके लिए ना इसका मतलब बताना चाहिए, परमानेंट पास्चर। जब तक आपको इसका मतलब पता नहीं होगा तब तक आप उसके ऑप्शंस भी बताओगे। पहले मैं ऑप्शन बता दूं, फिर मैं सारा क्लियर होगा। लेट मी राइट द ऑप्शंस। द लैंड अंडर परमानेंट पास्चर इज वेस्टलैंड, नंबर 2 एग्रीकल्चरल लैंड, नंबर 3 में आप लिख लो अनकल्टिवेटेड लैंड, और नंबर 4 में आप लोग लिख लो ग्रेजिंग लैंड। अब इनमें से सबसे सही ऑप्शन आपको कौन सी लग रही है और क्यों लग रही है? देखो बेटा, वेस्ट लैंड भी नहीं हो सकता। परमानेंट पास्चर का मतलब क्या होता है? ऐसी जमीन जहां पर ना आपके जो जानवर है, जो आपके कैटल्स है, वो चर सके। ठीक है, मतलब कि अपने जानवरों को चरा सको। आपके जो ग्रेजिंग कैटल है उसको आप लोग मतलब कि घास और ये पत्ते वगैरह खिला सको। तो वेस्टलैंड हो नहीं सकती। वेस्टलैंड क्यों नहीं हो सकती? वेस्टलैंड उसको बोलते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए यूज ना हो। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए तो यूज ना हो, पर उसको आप लोग घर बना रहे हो, उसको आपने बिल्डिंग्स बनाई है, आपने वहां पे फैक्ट्रीज बनाई है, आपने वहां पे रोडवेज रेलवेज बनाए, तो वो क्या हो जाएगी? वेस्टलैंड। ठीक है, वेस्टलैंड। उसको वेस्टलैंड नहीं कहते, मतलब एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से वेस्टलैंड है। वैसे तो यूज हो ही रहा है उसका, बट एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्रीकल्चर वो वेस्टलैंड है। ठीक है। दूसरा, एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकती है। एग्रीकल्चर लैंड पे आप कभी भी परमानेंट पास्चर कर ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या है, आप क्रॉप्स उगा रहे हो, और अगर आप क्रॉप्स उगा रहे हो तो वो क्रॉप्स आप खुद के फायदे के लिए उगा रहे हो, उसको बेचने के लिए उगा रहे हो, जानवरों को चराने के लिए तो कर नहीं रहे। तो एग्रीकल्चर लैंड भी गलत है। अनकल्टिवेटेड लैंड भी नहीं हो सकती। अनकल्टिवेटेड लैंड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनकल्टिवेटेड क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जहां पर अनकल्टिवेटेड लैंड है वहां तो कुछ उगा ही नहीं होगा। वहां ना क्रॉप्स होगी, ना घास फूस होगी, ना पत्ते होंगे, ना पेड़ होगा, कुछ भी नहीं होगा, सूखी होगी, तो वो भी यूजलेस होगी। लास्ट बचता है बच्चों, दैट इज योर ग्रेजिंग लैंड। अब ग्रेजिंग लैंड क्या है? घास के मैदान। ठीक है, ग्रेजिंग लैंड। और हाँ, इसको यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड क्या बोलेंगे? जहां पर आपके वो होते हैं, इसको ऐसे लिख सकते और ग्रास लैंड, ऐसे लिख सकते हैं। सॉरी, ग्रेजिंग लैंड और ग्रास लैंड। अब ये क्या है? जहां पर आपके कैटल जो है वो चल सकते हैं, आपके जो कैटल है वो घास वगैरह खा सकते हैं। तो ग्रेजिंग लैंड और ग्रास लैंड, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन है तो यू कैन राइट द करेक्ट ऑप्शन, ग्रेजिंग लैंड और द ग्रास लैंड। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 5। इसका एक और ऑप्शन लिखो ना, गलीज मेक डैश, गलीज मेक डैश। अब इसके ऑप्शंस भी क्या लिखोगे? वेस्टलैंड, बैडलैंड, और लिख लो, यही लिख लो सर, अनकल्टिवेटेड लैंड, यही लिख लो सर, अनकल्टिवेटेड लैंड,
या कोई और ऑप्शन? हाँ, यहाँ पे लिखो बैड, नहीं और कोई लिख लो, कल्चरेबल बेसिस, ऐसे कल्चरेबल बेसिस। अब देखो बेटा, इसमें से भी सही ऑप्शन है, अब तो हो सकता है आपको अब तो पता लग गया, क्योंकि वेस्टलैंड तो इसमें भी नहीं आ सकता। मैंने अभी पहले ही बताया, वेस्टलैंड क्या होती है, जिसको आप किसी और यूज के लिए कर रहे हो, ठीक है, वहां पे घर बना है, सड़कें बनी है, तो वहां पे तो गलीज बनी नहीं सकती, ठीक है। दूसरा, अनकल्टिवेटेड लैंड नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वहां पर कुछ भी नहीं होगा। कल्चरेबल वेस्टलैंड नहीं हो सकती, कल्चरेबल वेस्टलैंड होती है जिसको काफी टाइम से 5 साल से ज्यादा समय से खाली छोड़ रखा है, ठीक है, उसको फर्दर भी यूज नहीं हो सकता। बारी आती है बैडलैंड। ये कैसे, ये करेक्ट आंसर है, लेकिन क्यों करेक्ट आंसर? देखो, गलीज क्या होती है, मैंने अपने वीडियो में बताया था, जैसे मान लो ये कोई जमीन का प्लॉट है, ठीक है, यहां पर क्या है, आपने सारे के सारे एकदम साफ कर दिए, सारी क्रॉप्स और घास फूस और सारे अपने पेड़ पौधे सब वहां से साफ कर दिए बिल्कुल। तो वहां पे खाली जमीन पड़ी है, तो जब हैवी रेनफॉल होता है तो वहां पे मान लो कहते हैं ऐसी गलीज बननी शुरू होती है, पानी के गुजरने से ऐसी गलीज सी बननी शुरू होती है, ऐसे इन दिस वे, ऐसे इन दिस वे, ऐसे ऐसे। अब ये आने जाने वाला रास्ता जो बन जाता है पानी के गुजरने का, क्या पानी के गुजरने का रास्ता। अब पानी जब इन रास्तों से गुजर जाता है ना, तो यहाँ पर ये जो बाकी बची हुई सॉइल है, ये तो खाली रास्ता होगा, ये रास्ता तो बिल्कुल खाली होगा, जहां से पानी निकल गया, ये तो एक तरह की गली बन गई, ठीक है, ये तो खाली रास्ता होगा। लेकिन ये जो बची हुई जमीन साइडों में, ये भी क्या है, एकदम से खराब हो जाती है, बिल्कुल यूजलेस हो जाती है। तो ऐसी जमीन को हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों, द बैडलैंड। ऐसी जमीन को हम लोग क्या कहते हैं, बैडलैंड। जो अब किसी काम में, बिकॉज बीच में गलीज बन गई है, तो दैट मींस वी आर सेइंग दैट गलीज मेक द बैडलैंड्स, ठीक है, जो किसी काम के लिए जमीन को रहने नहीं देती, यूजलेस कर देती जमीन को। तो दैट्स व्हाई द आंसर इज बैडलैंड, बिकॉज गलीज फॉर्म बैडलैंड, ठीक है। ये मेरे पास कुछ डाउट्स आए थे बच्चों के, जो मुझे क्लियर करने थे। तो चैप्टर नंबर 1 एक है, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, वो भी आप देख सकते हो, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, ठीक है। ये फर्स्ट चैप्टर में डाउट्स थे, चैप्टर 4 देख लो। चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर। इसके देख लो डाउट्स जो मेरे पास आए हैं। नंबर 1, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। Intensive subsistence farming is dash is number 1। कहते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है। देखो बच्चों, ये क्या है, इसको क्या आप लोग कहोगे, ओल्ड मेथड ऑफ टेक्निक कहोगे, ओल्डर मेथड ऑफ फार्मिंग। नंबर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। नंबर सी, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और डी, modern and highly sophisticated method of farm। अब देखो इसका सीधे आंसर आपको पता लगेगा, डी ऑप्शन का आंसर सीधे पता लगेगा। क्यों? क्योंकि ओल्डर तो हो ही नहीं सकता है। ओल्डर में तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग हल और इसमें जो होज वगैरह यूज करते थे, बैलों को यूज करते थे, हम लोग मॉनसून का इंतजार करते थे। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। ट्रेडिशनल भी नहीं हो सकता, ट्रेडिशनल में भी इसी तरह का ओल्डर मेथड ही आएगा। प्लांटेशन भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लांटेशन में क्योंकि इंटेंसिव में सिर्फ प्लांटेशन नहीं कर सकते। प्लांटेशन इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरी तरह प्लांटेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो
कोई भी एग्रीकल्चर, सपोज मैं वीट उगा रहा हूं, मैं राइस उगा रहा हूं, लेकिन मैं उसमें हाईली मॉडर्न मेथड और हाईली सोफिस्टिकेटेड चीजें भी यूज कर रहा हूं, मैं बड़े स्तर पर लोगों का इस्तेमाल भी कर रहा हूं, तो कोई भी एग्रीकल्चर है, कोई भी फार्मिंग जो होगी वो इसके अंदर है। जरूरी नहीं सिर्फ प्लांटेशन में हम लोग ये करते हैं, प्लांटेशन में हम लोग मॉडर्न मेथड यूज करते हैं, हम लोग उसमें ज्यादा लोगों को भी यूज करते हैं, बड़े बड़े स्केल पर भी करते हैं, पर सिर्फ इसका मतलब ये कि सिर्फ प्लांटेशन एग्रीकल्चर ही इंटेंसिव, नो। मैं वीट उगा रहा हूं, तब भी मैं वीट उगा रहा हूं, लेकिन मैं सारा कुछ ये कर रहा हूं हाईली मॉडर्न मेथड्स और बहुत सारे लोगों को हायर किया हुआ, बड़े बड़े प्लॉट्स में कर रहा हूं, तो वो भी इंटेंसिव। मैं राइस उगा रहा हूं, मैं बाजरा उगा रहा हूं, मैं शुगर केन उगा रहा हूं, मैं ऑयल सीड्स उगा रहा हूं, मैं कुछ भी उगा रहा हूं, लेकिन अगर मैं उसको मॉडर्न मेथड से कर रहा हूं, हाईली सोफिस्टिकेटेड मेथड्स ऑफ फार्मिंग से कर रहा हूं, मैंने काफी सारे लोगों को एंगेज किया हुआ है अपने उसके अंदर फार्मिंग के अंदर, तो दैट मींस दैट ऑल टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर नोन एज द मॉडर्न एंड हाईली सोफिस्टिकेटेड फार्मिंग, नॉट ओनली द प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है, ये सिर्फ इसका एक पार्ट है, बट पूरी तरह यही नहीं, कोई भी फार्मिंग ऐसी हो सकती है, बशर्ते कि आपने ये चीजें यूज की, बशर्ते कि आपने ये सारा कुछ किया, वो फार्मिंग आपकी इंटेंसिव फार्मिंग ही कहलाएगी। इज दैट क्लियर बच्चों? ठीक है, बच्चों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे, तो दैट्स व्हाई आई एम क्लियरिंग द डाउट्स। ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते ना, ये दोनों तो हो ही सकते। बच्चों को इसमें कंफ्यूजन थी, प्लांटेशन, क्या प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है ये इंटेंसिव है, ये मतलब यही इंटेंसिव है, मतलब ये है, बट सिर्फ यही नहीं। ठीक है, ये सिर्फ यही नहीं, एनी फार्मिंग, आप किसी भी चीज की फार्मिंग करो। ठीक है, आप लोग वो उगा लो, चाहे ज्वार उगा लो, आप लोग मक्की उगा लो, ठीक है, किसी भी आप कोई भी फार्मिंग कर रहे हो, कॉटन फार्मिंग कर रहे हो, चलो कॉटन उगा रहे हो, लेकिन आप लोग ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वो क्या है आपकी इंटेंसिव फार्मिंग, सिर्फ यही नहीं, ये दिस इज द पार्ट ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट नंबर 2 फ्रॉम दिस चैप्टर, नंबर 2 पूरा आ रहा है ना इसमें? हाँ आ रहा है, ओके, एक मिनट, ये थोड़ा नीचे कर लो, चलो ओके, ऐसे ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है the crop which is and the crop which is a tropical as well as subtropical crop. The crop which is a tropical as well as a subtropical crop. अब इसका आंसर बहुत सारे बच्चों को पता लग भी गया होगा, जिन्होंने पढ़ाई प्रॉपर कर ली होगी अब तक, उनको इसका आंसर बिना ऑप्शंस के पता लग गया होगा, बट जिनको नहीं पता लगा तो आई एम राइटिंग द ऑप्शंस, लेकिन जिन्होंने पढ़ लिया होगा ना प्रॉपर्ली, उनको ऐसे देखकर ही पता लग गया होगा क्या इसका आंसर है, क्योंकि ये चैप्टर तो कितनी बार रिवाइज हो चुका है, लेसन 4। ठीक है, तो स्टिल आई एम राइटिंग द ऑप्शंस। नंबर 1 कॉटन, नंबर 2 कॉटन रख दो, कॉटन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं करो, कॉटन रख दो, कॉटन में कोई कंफ्यूजन हो, क्योंकि ये भी दूसरा पार्ट है, कॉटन रख दो। यहाँ पे आप लोग लिखो वीट, ये लिखो, नेक्स्ट लिखो ऑयल सीड्स, नेक्स्ट कॉफी, ठीक है, नेक्स्ट शुगर। अब मेरे को लगता है सारे बच्चों को ये आंसर क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सही आंसर। अगर जिसने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की होगी ना, उसको ऐसे ही पता लग गया होगा क्या आंसर। वीट तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में उगाते हैं। ऑयल सीड्स भी हो सकते हैं, ये भी हमारे कुछ पार्ट्स में उगते हैं, ज्यादातर तो पहली बात इसको उगाते ही नहीं हम लोग, ज्यादातर तो हमें इंपोर्ट ही करना पड़ता है। ठीक है, उगाते भी है, काफी उगाते भी, बट स्टिल अपनी पार्ट्स में उगाते भी हैं इसको, बट स्टिल वी हैव टू इंपोर्ट इट। अच्छा, कॉफी अगेन आपको पता है हमारे साउथ इंडियन रीजन में उगाया जाता है, ठीक है, और कुछ पार्ट्स में नॉर्थ ईस्ट में भी उगाया जाता है, लेकिन ज्यादा शुगर केन इज दैट क्रॉप जिसको हम लोग आमतौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन में उगाते हैं। दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज योर शुगर केन। ठीक है, और क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा आ रहा है ना? हाँ, नंबर 3, the following
द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइबर क्रॉप। इन चार में से ये फाइबर क्रॉप नहीं है। नंबर वन लिखो, कॉटन। नंबर 2 रबर। नंबर 3 जूट एंड नंबर 4 हेम्प। अब कहते हैं इन चार में से ये जो एक क्रॉप है ऐसी जो कि क्या है, फाइबर क्रॉप नहीं है। कॉटन, रबर, जूट, हेम्प। तो कॉटन भी क्या है बेटा, फाइबर क्रॉप है, ठीक है। जूट भी क्या है, फाइबर क्रॉप है। हेम्प भी क्या है, फाइबर क्रॉप है। हेम्प आमतौर पे ना पटसन को बोलते हैं, इससे भी चीजें इसी तरह की बनाई जाती है। सिर्फ एक रबर जो है ये एक फाइबर क्रॉप नहीं है। फाइबर क्रॉप क्या होता है, जिससे आप जो रेशेदार चीजें होती हैं, जिनको हम लोग खाने में नहीं यूज करते, बट हम लोग फैक्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज करते हैं। तो ये जो क्रॉप्स है जिसमें, अब देखो कॉटन भी क्या है, एक ऐसी क्रॉप है जिसको हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं, बट इट इज ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप। रबर भी एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज होती है। ये भी एक नॉन फूड क्रॉप है, ठीक है। चारों नॉन फूड क्रॉप्स है, चारों। ये भी नॉन फूड क्रॉप है, ये भी नॉन फूड है, ये भी नॉन फूड है, ये भी नॉन फूड। तो नॉन फूड क्रॉप्स तो चारों ही हैं, बट ये 3 ऐसी हैं जो कि रेशेदार है, जो कि क्या है, जिनको हम लोग मतलब कि जिनसे ना हम लोग लंबाई में धागा बनाना इजीली होता है। इससे भी हम लोग धागा बना सकते हैं, इससे भी धागा बना सकते हैं, इससे भी धागा बना सकते हैं, और उससे आगे चीजें हम लोग फर्दर बना सकते हैं। लेकिन रबर से हम धागा नहीं बना सकते, ठीक है ना। ये इकट्ठा पेड़ से निकाला जाता है और उसके बाद उसके अलग अलग शेप्स दी जाती है। That's why rubber is that non-food crop which is not a fiber, ठीक है। ऑल ऑफ दी, अगर पूछा जाए कि कौन सी इसमें से वो है नॉन फूड क्रॉप है, तो नॉन फूड क्रॉप तो चारों ही है। ये भी नॉन फूड है, ये भी, बट दिस वन रबर इज नॉट अ फाइबर क्रॉप। तो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, दैट इज योर फाइबर क्रॉप, दैट इज योर रबर, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इसका मतलब इस चैप्टर में से, ये बीच में थोड़ा सा वीडियो बंद हो गया था, तो करके मैं दोबारा से स्टार्ट किया। चलो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन puts its impact on Indian farmers. Answer इसके लोग as dash. Good impact, bad impact, ठीक है। पॉजिटिव इम्पैक्ट, यहां पे पॉजिटिव और गुड भी आ जाएगा। यहां पे लिखो गुड बैड, और लिख लो यार, और क्या लिखोगे, इसका क्या ऑप्शन रहेगा? गुड इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट, और अभी गलत ऑप्शन सूझ भी नहीं दिया और को मुझे। ऐसे लिखो प्रॉफिटेबल, लो प्रॉफिटेबल, एक प्रॉफिटेबल सौदा साबित हो, या नॉन प्रॉफिटेबल, या फिर नॉन प्रॉफिटेबल। लो वैसे तो नहीं मिलता जुलता ही है इससे, पर इसका आंसर आएगा बैड इम्पैक्ट, ठीक है। इसका आंसर प्रॉपरली बैड इम्पैक्ट। इसके दो बाकी गलत ऑप्शन में सूझ भी थे, तो इसलिए जस्ट ये बता दिया, बट इसका प्रॉपर आंसर जो आएगा दैट इज योर बैड इम्पैक्ट। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या, रीजन इसका गलत, इन सब पर जाना कि ये ऑप्शन कैसे है, जस्ट मेरे को इसका बता दे कैसे बैड इम्पैक्ट है। सुन को ध्यान से, ये कैसे सही है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से हुआ क्या, ग्लोबलाइजेशन से हुआ ये कि हमारे किसानों के लिए ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया। आजकल किसानों का इसीलिए तो इतना ज्यादा वो चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, क्योंकि भारत सरकार क्या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी को फार्मिंग के अंदर लेकर आ रही है। तो जब हमारी फार्मिंग ऑलरेडी काफी ज्यादा जुड़ी हुई है ना, तो हमारे किसानों के लिए, क्योंकि हमारा किसान इतना अमीर तो है नहीं कि वो फॉरेन कंट्रीज के उनके साथ कम्पीट कर सके फार्मर्स का, तो दैट्स व्हाई ग्लोबलाइजेशन ने हमारे
फार्म उद्योग के ऊपर इतना अच्छा असर नहीं डाला, ये बैड इम्पैक्ट ही डाला। अब भारत सरकार इसको और ज्यादा बढ़ा रही है, तो दैट्स वाई फार्मर जो है बिल्कुल सड़कों पर उतर रहे हैं कि हमारी तो रोजी रोटी छिन जाए। दैट्स वाई वी कैन से दैट ग्लोबलाइजेशन पुट्स अ बैड इम्पैक्ट ऑन इंडियन फार्मर्स। भारत के किसानों पर इसका इतना अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ये बेटा ये डाउट्स हैं मेरे पास जो आए थे, सो मैंने पूछ लिए, सो मैंने इसके ऊपर वीडियोस बना दी, बच्चों के डाउट्स थे, सो आई हैव क्लियर दिस डाउट्स। ठीक है, कोई और डाउट्स हो आपके तो प्लीज सेंड मी योर डाउट्स, आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दोस डाउट्स। ठीक है, तो दिस वाज फॉर द क्लैरिटी ऑफ दिस डाउट्स। तो आई थिंक आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला उससे। स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, यू कैन सेंड योर डाउट्स, आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन योर डाउट्स। इज दैट क्लियर? तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू ऑल, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।